अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 से। और लेक्चर 3 में आज हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बेसिकली क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है और अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम किस तरह से एडजस्टमेंट्स पोस्ट करते हैं और ये किस तरह से काम करती है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली एक फॉर्मूला है जो अकाउंटिंग की डबल एंट्री के हिसाब से बनाया गया है या बेसिकली उसको डिफाइन करता है। और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला ये कहता है जी कि आपके एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे आपकी इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज के। इस बात का क्या मतलब है? लाइबिलिटीज, जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि जितनी भी हमारी लोन्स और इस तरह की जो हमारी जिम्मेदारियां होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज होती हैं। लोन्स, पेबल्स, एटसेट्रा। ठीक है जी। ये हमने डिस्कस किया था कि ये हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी ओनर जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी, इन्वेस्टेड इन द कंपनी, उसको कहते हैं इक्विटी। तो हमेशा आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स में आपके कुछ भी हो सकता है, कैश, फिक्स्ड एसेट्स, एनीथिंग, जो भी आपकी कंपनी के एसेट्स हैं, मतलब ये चीजें तो अपने नाम से ही डिफाइंड है। वो हमेशा आपके एसेट्स इक्वल होंगे आपकी इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज के। और ऐसा क्यों है, इसकी बेसिक वजह मैं आपको बता देता हूँ। देखें, लेट से एक एक कंपनी में एक ओनर ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब बेसिकली कंपनी की उस बंदे की तरफ अ, यानी जिम्मेदारी बन गई। और जो जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर लेके आता है उसको इक्विटी कहते हैं। तो एक तरफ तो कंपनी के पास इक्विटी आई, दूसरी तरफ उसको कंपनी के पास 10,000 रुपए कैश भी आ गया। तो एक ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट हुए। एक तरफ कैश आया जो कि एसेट है, एक तरफ इटसेल्फ इक्विटी आई जो कि ओनर लेके आया। ठीक है। तो अब ये हमेशा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है। इसी तरह हम जो भी ट्रांजैक्शन करते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है, उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं हमेशा। उन दो इम्पैक्ट की वजह से ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस में रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। आप एक तरफ आपके पास हमेशा एसेट आएगा, दूसरी तरफ आपके पास हमेशा लाइबिलिटी आएगी, और आपके पास इक्विटी आएगी। हाँ, अब ये जरूर पॉसिबल है कि आप एक एसेट को देख के दूसरा एसेट ले लें, दूसरा एसेट ले लें। तो उससे क्या होगा, एक एसेट कम हो जाएगा, एक एसेट ऐड हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड रहेगी। सेम गोज फॉर द लाइबिलिटीज, कि आप एक लाइबिलिटी फोरगो करें, एक लाइबिलिटी आप कहें जी कि ये लाइबिलिटी हमने नहीं पे करनी, या हमारा एग्री हो जाता है कि हमने ये पैसे नहीं देने और इसके बदले हम कोई और लाइबिलिटी देंगे। तो वो अल्टीमेटली आपकी इसी इसी पोर्शन के अंदर एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। तो ये आपकी इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड रहेगी। ठीक है। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है जी, कि हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगी, उसका इम्पैक्ट इस इक्वेशन पे ऐसे रहेगा कि ये इक्वेशन हमेशा आपस में बराबर बैलेंस्ड रहेगी, यानी एसेट्स आपके हमेशा बराबर रहेंगे लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के। ठीक है। अब जी हम बात कर लेते हैं ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होती हैं? जब कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है, या तो कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करेगी, ठीक है, या प्रॉफिट अर्न नहीं भी करेगी, ओनर उसका चाहेगा कि वो जो पैसे उसने इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं, कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं, वो वापस ले ले। ठीक है, टेक बैक, या आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो निकाल ले।
विड्रॉ कर ले जो बिजनेस अर्न। बिजनेस का मोटिव दो ही है ना, एक प्रॉफिट अर्न करना उसका मेन मकसद है, तो प्रॉफिट अर्न करके हमेशा उसने जो भी ओनर होगा उसके दो ऑप्शन रहेंगे, प्रॉफिट को या तो वो उस बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर दे या वो निकाल ले और अपने यूज कर ले विड्रॉ कर ले। ठीक है। तो जब भी कोई ओनर इक्विटी विड्रॉ करेगा तो उसको कहेंगे ड्राइंग्स। इसमें या तो वो अपनी ओरिजिनल इक्विटी विड्रॉ कर रहा होगा या वो अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ कर रहा होगा। अगेन जब आप ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट पोस्ट करेंगे तब भी ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। उसमें क्या होगा जी, उसमें होगा ये कि आप लेट से ओनर आपका 5,000 कैश विड्रॉ कर लेता है, तो आपकी इक्विटी 5,000 से हो जाएगी लेस और आपका कैश भी हो जाएगा 5,000 से लेस। ठीक है, तो इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस्ड। इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अल्टीमेटली, कि आपकी इधर से एसेट कम हो रहा है, इधर से इक्विटी कम हो रही है। इक्विटी तो अपने नाम से जाहिर है। ठीक है जी। आई होप ये इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि आपको ये इक्वेशन अगर इस इक्वेशन की फॉर्म में कोई ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन इन दिस फॉर्म, इक्वेशन की फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो आपको समझ आनी चाहिए इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद कि ये इक्वेशन में जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है ये क्या कहती है। इसका लर्निंग आउटकम जो है ना हमारे इस लेक्चर का, एलओ जो है वो एक तो ये है कि हमें इक्वेशन समझ आनी चाहिए और फिर हम किसी ट्रांजैक्शन को इस इक्वेशन में डाल सकें। कि हमें कोई एक ट्रांजैक्शन बताई जाए, जैसे हम यही कहें जी उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको इक्वेशन में डालें, तो हम वो इक्वेशन के अंदर डाल सकें। एक्चुअली हमारा ये एम होना चाहिए इस लेक्चर को लेने के बाद। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हमारे पास चंद एग्जांपल्स हैं, हम वो एग्जांपल्स वन बाय वन सॉल्व करेंगे और देखेंगे। चलें जी, एग्जाम्पल्स आ गए जी हमारे पास। एग्जाम्पल्स के अंदर बेसिकली मैंने इस तरह से इसको अरेंज किया है कि आपके पास एक कॉन्टिन्यूस सेट ऑफ ट्रांजेक्शन है, हम वन बाय वन इन सेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स को अपनी इक्वेशन के अंदर डालते चले जाएंगे। सबसे पहले तो वो कहता है जी अब्बास ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस सेटअप करेगा। तो यहाँ पे मुझे बताएं जी अब्बास क्या हुआ, अब्बास आपका ओनर हो गया बिजनेस का। ठीक है जी, अब्बास इज द ओनर ऑफ बिजनेस, इसने सेटअप किया, ये बेचेगा फुटबॉल शर्ट्स। फुटबॉल शर्ट इसका मेन प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट इसकी इसको इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है जी। फ्रॉम अ स्टॉल इन द मार्केट प्लेस, एक स्टॉल ऑब्वियसली ये शायद रेंट पे लेगा प्रोबेबली या खरीदेगा मार्केट प्लेस के अंदर। मार्केट आइदर स्टॉल रेंट पे लेगा या मार्केट में जो जगह है वो रेंट पे लेगा, दोनों में से कोई एक चीज रेंट पे लेगा। नॉर्मली ये चीज रेंट पे ली जा रही होती है और ये चीज परचेज की जा रही होती है। ठीक है। अब ये तो जनरल, ये वाली जो पहली ट्रांजैक्शन है ऑब्वियसली आप इसको देख ही सकते हैं कि इसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट पे, क्योंकि इसकी कोई अमाउंट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक जनरल उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है कि वो बिजनेस क्या कर रहा है। ठीक है जी, ये है जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर बिजनेस, डिस्क्रिप्शन फॉर बिजनेस, डिस्क्रिप्शन फॉर बिजनेस। ये आपके लिए क्यों जरूरी है, जब तक आपके पास बिजनेस की डिस्क्रिप्शन नहीं होगी आप ये डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि मेरी इन्वेंट्री क्या है, मेरी सेल्स किस चीज पे कंसिस्ट करती हैं, मेरी परचेजेस किस चीज पे कंसिस्ट करती हैं। क्योंकि इन जो जिस चीज का आप कोर बिजनेस करते हैं वही आपकी सेल्स और परचेजेस कहलाती हैं। बाकी चीजें तो आपका एसेट भी हो सकता है कि आपका एक कंपनी लेट से वो कोई गाड़ियां बनाती हो और वो कोई शर्ट्स खरीदे अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए, तो वो शर्ट्स को आपकी परचेजेस इन अ सेंस कि वो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे शर्ट है, वो अपने एम्प्लॉयज को देनी है। वो जनरली एक सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन और इस टाइप का एक्सपेंस होगा जी कि हम अपने एम्प्लॉयज को देंगे, या मार्केटिंग नेचर का एक्सपेंस होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आपका बिजनेस करता क्या है, तभी आप इस इक्वेशन में हमेशा चीजों को सही जगह पर डाल सकेंगे।
ठीक है जी। अब हम शुरू करते हैं। ही बिगेन्स बाय पुटिंग 30,000 इनटू बैंक अकाउंट फॉर द बिजनेस। चलें जी, इसने एक बैंक अकाउंट बिजनेस में खुलवा लिया, बिजनेस के नाम से बेसिकली खुलवा लिया और उसके अंदर 30,000 रुपए डाल दिए। तो हम इस ट्रांजेक्शन को अपनी इक्वेशन के अंदर डालते हैं। ये हमारे पास हो गए जी एसेट्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम इक्वल्स का साइन डालेंगे। ये हमारे पास हो गए लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है जी। एसेट में सबसे पहले जी पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई, बैंक हमारे पास आया, उसने कितने डालने जी 30,000 रुपीज डालना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक रुपीज के नाम से बना लेते हैं कि हमारी सारी ट्रांजेक्शन रुपीज के अंदर हो रही हैं। ठीक है जी, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या इम्पैक्ट हुआ, 30,000 हमारे बैंक में आ गए कंपनी के। अब मुझे बताएं जी 30,000 क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है या इक्विटी है? ओके, आई होप सो कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। इट्स एन इक्विटी, क्योंकि ये ओनर लेके आया है बिजनेस के अंदर, तो ये हमेशा क्या होगी, हमारी इक्विटी होगी। तो एक तरफ हमारी इक्विटी आ गई। नाउ यू कैन सी, इसको हम कहते हैं ओनर, जो ओरिजिनल लेके आया। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ओरिजिनल इक्विटी भी कह सकते हैं, तो मैंने इसको ओनर लिख दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इक्वेशन आपकी बैलेंस है, दोनों तरफ 30,000 आ रहे हैं। इक्विटी 30,000 से आ गई, बैंक 30,000 से आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक मेजर मिसकॉन्सेप्शन में क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखें इक्विटी बिजनेस ने, ये आपकी लाइबिलिटी या इक्विटी साइड पे चीज आ रही है, इसका मतलब है कि ये पैसा बिजनेस ने इस मालिक को वापस करना है जब भी ये मालिक वापस लेना चाहेगा। तो ये आपका हमेशा इसलिए इक्विटी साइड पे चीज आ रही है। ठीक है जी, ये ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर ली। अब्बास बोरोस 40,000 फ्रॉम हिज ब्रदर टू परचेज अ मोटर वैन फॉर द बिजनेस। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे वो बात आ गई, यहाँ पे मोटर वैन खरीद रहा है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, सेल और परचेज ये किस चीज की करता है, फुटबॉल शर्ट्स की, फुटबॉल शर्ट्स की। तो ये इसके लिए वैन क्या होगी, ये इसके लिए वैन होगी इसका फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये वैन इसके लिए क्या होगी, इसका फिक्स्ड एसेट, कोई इसकी इन्वेंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कोई बेचने के लिए इस वैन को नहीं ले रहा है। लेकिन ये वैन इसने ली कैसे, अपने ब्रदर से उधार लेके लिए, क्योंकि आपके पास सामने है, इसके पास उसे 30,000 कैश पड़ा हुआ था अपने बिजनेस का, और ऑब्वियसली उसने उससे बिजनेस के मजीद खर्चे भी करने हैं, तो उसने इन 40,000 से क्या ली, उधार लेके वैन ले ली। तो हम इस ट्रांजेक्शन को इसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगी जी वैन, ये तो सिंपल है जी, ये हमारा एसेट है, 40,000 का हमारे पास एसेट आ गया। ठीक है, 40,000 का हमारे पास एसेट आ गया। हम इसका बिल्कुल नीचे जो है ना एक सम भी कर लेते हैं, इस सम को हम चेंज करते जाएंगे हर ट्रांजेक्शन के साथ, ताकि हमें पता रहे कि इन टोटलिटी हमारी इक्वेशन मैच्ड है। ठीक है, अच्छा, अच्छा जी, 40,000 की वैन खरीद लिए जी, उधार लिया है भाई से। अब मुझे बताएं जी, इक्विटी होगी या लाइबिलिटी होगी? तो देखें जी, कोई मालिक ने तो इन्वेस्टमेंट की नहीं है, एक उधार है जो कि कंपनी ने वापस करना है, और नॉर्मली उधार एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वापस कर देना पड़ता है। इक्विटी कंपनी के साथ हमेशा चलती है जब तक कि विड्रॉ ना की जाए। तो ये जो ब्रदर से चीज ली, ये आपकी क्या हो गई जी, लाइबिलिटी हो गई। क्योंकि लाइबिलिटी कैसे हो गई, उधार जो भाई को वापस करना है, ब्रदर। देन हम ब्रदर लिख देते हैं जी इसकी डिस्क्रिप्शन। तो हमारे पास जी क्या आ गया, ये हो गया जी 40,000, ये हो गया 30,000। 70, 40, 30,000 आपका, 40 प्लस 30,000 कितना हो गया जी,
you all can see कि this equals to 70,000। ठीक है, 70,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। Abbas buys a market stall एंड पेज 5,000 इन कैश। कैश पे करना है बस, और मार्केट स्टॉल परचेज करना है। अभी ऊपर हम यही डिस्कस कर रहे थे कि या वो मार्केट स्टॉल परचेज करेगा या मार्केट स्टॉल रेंट पे लेगा। तो उसने जो मार्केट स्टॉल परचेज कर लिया है, ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप दुकान या खरीद लें या रेंट पे ले लें। अगर आप दुकान खरीद लेंगे तो वो आपका क्या होगा, एसेट होगा। अगर आप खरीद लेंगे, अगर आप रेंट पे ले लेंगे इसको, तो आपका रेंटल एक्सपेंस आ जाएगा, दुकान आपके एसेट में नहीं आएगी, रेंटल एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है जी। तो मार्केट स्टॉल उसने खरीद लिया कितने का, 5,000 रुपए का। ठीक है, ध्यान में सोचें जल्दी जल्दी क्या एंट्री होगी इसकी, डबल एंट्री, और मतलब क्या इस इक्वेशन में डलेगा। स्टॉल तो फॉर श्योर हमारा एसेट हो गया, ठीक है, 5,000 रुपए का डन हो गया। अब मजे की बात आ गई यहाँ पे। आपने ना ये किसी से उधार पे लिया है, ना ये किसी मालिक ने डायरेक्टली खरीदा है, ये तो आपने अपने ही कैश से खरीद लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ है, यहाँ पे आपके साथ सिंपली ये हुआ है कि आपने एक एसेट दिया है और दूसरा एसेट, एक एसेट लिया है और दूसरा एसेट दिया है। तो हमारे पास बैंक से 25,000, बैंक से 5,000 एक्चुअली कम हो गए। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास कितने रह गए, 25,000। यहाँ पे हमारे पास रह गए 25,000। अगेन इनका सम 70,000 बनता है, इन टोटलिटी 70,000 बनता है। यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ, हमारे पास 30,000 थे। 30,000 हमारे पास कैश था या बैंक था, इसको कैश भी कह सकते हैं क्योंकि आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें से आपने 5,000 दिए और वो 5,000 यहाँ पे आपके पास एडअप हो गया। एक एसेट गया और दूसरा एसेट आपके पास आया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अगेन आपकी क्या रही, बिल्कुल बैलेंस्ड। ठीक हो गया जी। लेट्स सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब आप ये देख रहे हैं ना कि आपने किस तरह से एक एक ट्रांजैक्शन को अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है और उसी तरह उस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, अब्बास नाउ बाय सम फुटबॉल शर्ट्स। ये देखें जी, सम फुटबॉल शर्ट्स, फुटबॉल शर्ट्स उसने खरीदी हैं 18,000 रुपए की। ही बाइज दीज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का क्या मतलब होता है कि उसने उधार पे ली हैं, उधार पे ये शर्ट्स खरीदी हैं। एंड डज नॉट हैव टू पे फॉर देम इमीडिएटली, एकदम से उसने इनके लिए पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है जी। तो बेसिकली हुआ क्या है जी, यहाँ पे हुआ यह है कि एक सप्लायर था, सप्लायर लेट से एबीसी जो भी था, इससे इसने फुटबॉल की शर्ट्स, फुटबॉल शर्ट्स जो कि इसने बेचनी है फॉर सेलिंग पर्पस, फॉर सेलिंग पर्पस खरीद ली हैं। सेलिंग पर्पस इसने खरीद ली हैं ये शर्ट्स इसने, और क्रेडिट पे ले ली है सप्लायर से। इस सप्लायर को इसने एक्चुअली कैश पे नहीं किया है, कैश की पेमेंट नहीं हुई, क्रेडिट हुआ है, यानी उधार पे ले लिए हैं, इसको बाद में ये पे करेगा। ठीक है। अब अभी हम जब लेक्चर शुरू करें तो हमने डिस्कस किया कि डिस्क्रिप्शन बिजनेस की हमें पता होना बहुत जरूरी है। फुटबॉल शर्ट उसने बेचने के लिए ली है, तो ये इसकी इन्वेंट्री होगी, इसका मर्चेंडाइज होगा। हम कहते हैं ना हमारे स्टोर में, हमारा लेट से शॉप है, हम कहें जी हमारे शॉप में कितनी शर्टें पड़ी हुई हैं, जब तक वो बिकेगी नहीं हमारा एसेट है, हमने उसको बेचना है, हमारी इन्वेंट्री है वो। एसेट इन अ सेंस हमारी इन्वेंट्री है, वो हमारे स्टोर के अंदर एक चीज पड़ी हुई है। तो हम इसकी जी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन होपफुली आपको समझ आ गई है। अगेन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन कोई चीज समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस है नोमान एट एन सॉरी एन noman@nmjscon.com। आप मुझे इस पे ईमेल करके भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्यूरी हो। अब हम इसको इसके अंदर डालते हैं। तो फुटबॉल शर्ट क्या थी,
इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेंट्री हमारी कितने की हमने परचेज की है? 18,000 की। क्लियर? अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि ये हमने किस तरह परचेज की है? ओनर इक्विटी? नहीं, हमें पता है हमने उधार पे ली है। हम इसको लिखते हैं जी, हमने सप्लायर से ली है क्रेडिट पे, उधार पे लिए ना। तो ये हमारे पास हो गया जी 18,000। ये कितना हो गया जी यहाँ पे? ये यहाँ पे हो जाएगा जी 58,000, और यहाँ पे हो गया 88,000। इसी को चेंज कर रहा हूँ, बटा के लिख लेते 88,000, और यहाँ पे भी आपके पास ये हो गया जी 88,000। ठीक है जी, आपकी इक्वेशन बैलेंस है, और आपको आप बाकी अंडरस्टैंडिंग तो आप ट्रांजैक्शन वाइज लेते जा रहे हैं सारी चीज़ों की। आपकी अल्टीमेटली इक्वेशन भी बैलेंस है, और आपने ये ट्रांजैक्शन इनपुट कर दी, क्योंकि हमने उधार पे शेयर्स खरीदी थी। इन्वेंट्री हमारी इन्वेंट्री हमारी ऐड हो गई, और हमारे जो लाइबिलिटी है वो, एक तरफ हमारा एसेट बढ़ गया और एक तरफ हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। अब्बास बेच देता है ये शर्ट्स 9,000 रुपए की एक शॉप ओनर को, फ्रॉम अदर टाउन। इन इन शर्ट्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई थी? 5,000 रुपए। यानी हमने ये खरीदी 5,000 की थी। वो जो हमने पिछली ट्रांजेक्शन 18,000 की थी, उसमें से ये 5,000 की शर्ट्स हमने बेच दी हैं। कितने रुपए की बेच दी हैं? 9,000 रुपए की। ये सेल प्राइस आ गई आपकी। ठीक है जी। ही सेल्स द शर्ट्स ऑन क्रेडिट। इसने भी उधार पे दी हैं। ठीक है, इसने शर्ट्स उधार पे बेची हैं। पेमेंट इसकी बाद में मिलेगी। कितने बाद में? 1 मंथ टू पे। 1 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी। तो जिस तरह बिजनेस नॉर्मली इसी तरह चल रहे होते हैं कि इतने क्रेडिट टर्म्स हर जगह पे दिए जा रहे होते हैं, लिए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पहली चीज तो ये कंक्लूड की कि ये जो 18,000 की हमारी इन्वेंट्री थी, इसमें से हमने 5,000 की शर्ट्स बेच दी हैं। तो ये कितने की हमारे पास बच गई? 13,000 की शर्ट्स बच गई। दूसरी बात क्या हुई जी कि हमने ये 9,000 की बेची हैं, और 5,000 की हमारी इसकी कॉस्ट थी। तो हमने 4,000 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है इनके ऊपर, इन शर्ट्स के ऊपर 4,000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया है। ओके, नाउ हम इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि ये किस तरह से आएगा। पैसे किसने लगाए बिजनेस के अंदर? पैसे किसने लगाए? ओनर ने इन्वेस्ट किया। सो प्रॉफिट विल बी प्रॉफिट विल बी ऑफ ओनर। तो हमेशा प्रॉफिट किसका होगा? ओनर का होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अभी हमने देख ली कि हमने शेयर्स बेची हैं कितने की? 5,000 की। यानी हमने 9,000 की बेची, लेकिन उनकी कीमत कितनी थी? 5,000। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जी, 13,000 की शेयर्स हमारे पास रह गई। डन हो गया। 13,000 की शेयर्स हमारे पास अब रह गई, लेकिन हमने बेची किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर, उधार के ऊपर। तो हमारा एक एसेट बन गया रिसीवेबल। रिसीवेबल हमने ये 9,000 रिसीव करने हैं। ठीक हो गया, 9,000 हमने रिसीव करना है, 5,000 की चीजें हमने बेच दी हैं। यहाँ पे हमने जैसा कि प्रॉफिट कंप्यूट किया था, प्रॉफिट प्रॉफिट सारा किसका होता है? ओनर का। हमने 9,000 माइनस 5,000, 9,000 माइनस 5,000, 4,000 का प्रॉफिट जी ओनर का आ गया है। ओनर को 4,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई जी? ये हो गई आपकी 4,000 ज्यादा। ये आपका बन गया जी
992,000 और यहाँ पे आपके एसेट्स भी कितने हो गए 92,000 के। ठीक है, नेट इम्पैक्ट आपका 4,000 का आया है। तो आपकी इक्वेशन ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, प्रॉफिट आपने अर्न किया 4,000 का, वो ओनर का होता है, इसलिए वो हमने इक्विटी वाले एरिया में ऐड कर दिया। इक्विटी वाले एरिया के अंदर हमने ऐड कर दिया वो, और जो हमारी इन्वेंट्री कम हुई वो हमने यहाँ से एडजस्ट कर दी। 5,000 रुपए की चीजें हमने बेच दी जो एक्चुअली कॉस्टिंग 5,000 थी, और हमने अब हमें फ्यूचर में मिलना कितना है, इनके ऊपर 9,000 मिलना है, वो हमने एसेट में ऐड कर लिया। हमारा रिसीवेबल है तो हमारा एसेट। तो यहाँ तो जी ये एग्जांपल हुई कंप्लीट। आई होप कि आपको ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना समझ आ गई होंगी। अगर कोई इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहता है तो वो दे कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, कांटेक्ट मी। आई विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि तकरीबन मेरे पास 6-7 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिनके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। ये आप सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं। आई कैन चेक फॉर यू, आई कैन चेक फॉर यू, मैं आपको चेक करके दे सकता हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन आप मुझसे ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आई कैन सॉल्व फॉर यू ऑनलाइन। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए, इस अंडरस्टैंडिंग के बेस आप इस प्रैक्टिस को, इस एग्जाम्पल जो हमने की है इसके अंदर डालने की कोशिश करना है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिस सेशन। मैं आपको ये प्रैक्टिस की ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा हूँ, आप इन ट्रांजेक्शन्स को एक दफा देखें, अंडरस्टैंड करें। और मैं अभी क्लास में तो इनको सॉल्व करूंगा, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपने जो क्लास में चीजें की हैं उसके बाद इनको खुद से सॉल्व योरसेल्फ। देन मेरा लेक्चर यहाँ से आगे आप देखें और देखें कि क्या आपने सही सॉल्व की है। आर दिस करेक्ट, आर दिस करेक्ट, आप चेक करें। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आस्क मी, कंफ्यूजन आस्क मी, आस्क मी, ओके डन। तो ट्रांजेक्शन में एक दफा पढ़ देता हूँ, आप इनको सॉल्व करें। मीनवाइल मैं इनको अपने पास बिना बताए सॉल्व करूंगा और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा। अब्बास रीपेज 10,000 ऑफ द लोन। जो उसने लोन अब्बास ने खरीदा था, हमने पीछे डिस्कस किया था कि उसने लोन जो लिया था कौन सा जी, अपने ब्रदर से, अपने ब्रदर से लोन लिया था कितने का, 40,000 का। किस चीज के लिए लिया था, कार परचेज करने के लिए, वो वैन जो परचेज की थी बेसिकली। वो परचेज करने के लिए जो लोन लिया था उसके 40,000 अब्बास ने वापस कर दिया। लेट्स गो बैक एंड सी हाउ द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। ओके, सो हमने यहाँ पे 10,000 से हमारा बैंक कम हो गया, तो ये हमारे पास रह जाएगा 15,000। ओके, एंड जो लोन था ब्रदर का वो हमारे पास रह जाएगा 30,000। ओके, सो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 82, 48 एंड 82। आई होप कि ये ट्रांजेक्शन वाज वेरी सिंपल। जो लोन था वो जस्ट आपने रीपे कर दिया, तो आपने अपनी लाइबिलिटी कम कर दी और अपना एसेट भी कम कर दिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन अब्बास पेज हिज ट्रेड सप्लायर 6,000। ट्रेड सप्लायर कौन होता है, जिस सप्लायर ने वो फुटबॉल शर्ट्स दी थी हमें, जिससे हमने फुटबॉल शर्ट्स खरीदी थी, उसको कहेंगे जी ट्रेड सप्लायर। ठीक है, तो उसको हमसे हमने लोन पे खरीदी थी, आई रिमेम्बर 18,000 की। उस 18,000 में से हमने 6,000 पे कर दिए। तो लेट्स गो बैक एंड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पर 6,000 अपने बैंक से और कम कर देंगे, ये हमारे पास रह जाएगा 9,000। 9,000 यहाँ पे हमने 6,000 लेस किया तो हमारे पास आ गया जी 76,000। ठीक है जी, सप्लायर के हमने 6,000 पे कर दिए, उसके बचे कितने, सप्लायर के हमारे पास बचे हैं 12,000। सप्लायर के हमारे पास बचे 12,000 जो हमने उसको फर्ज देने हैं। 18,000 में से 6,000 हम पे कर चुके हैं। अब सप्लायर के हमारे पास बचे हैं 12,000 और हमारे बैंक में से कम हो गए।
यहाँ पे मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको लिख भी देता हूँ, 18,000 माइनस 6,000। डन हो गया जी। Let's see the next transaction. Abbas receives 8,000 of money owed by him to by the customer. ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल जो हमने बेची थी शर्ट्स, याद है 9,000 की शर्ट्स बेची थी, उसमें से जी 8,000 हमें मिल गए, 8,000 हमें मिल गए। लेट्स रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। तो आपका एक एसेट कम हुआ है और एक एसेट आपका बढ़ा है। यहाँ पे आपको अब आपका रिसीवेबल रह गया 1,000, क्योंकि 9,000 में से आपको 8,000 मिल गए। ठीक है, 8,000 कैसे मिले? डेफिनेटली आपके बैंक में मिले। तो ये आपके पास बैंक बैलेंस हो गया है 17,000। अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि आपका एक एसेट कम हुआ जो कि आपका रिसीवेबल था, और बैंक जो कि दूसरा एसेट था वो बढ़ गया। ठीक है, विद इन एसेट्स ट्रांजेक्शन मूवमेंट। ओके, Abbas purchases another 2,500 shirts अंदर रुपीज 2,500 ऑफ शर्ट ऑन क्रेडिट। अगेन इसने एक सप्लायर से 2,500 की शर्ट्स उधार पे परचेज कर ली हैं, उधार पे परचेज कर ली हैं अब्बास ने। लेट्स रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, इट्स सेम एज द प्रीवियस वन, एज द प्रीवियस वन। आपने सिंपली क्या करना है, इसको इस इक्वेशन के अंदर डाल देना है। ठीक है जी, हम सो आवर इन्वेंट्री इज इंक्रीज बाय 2,500, तो ये हो गई जी 15,500। ओके, 15,500। और अब मुझे उसने ये क्लियर नहीं किया कि सप्लायर 1 से खरीदा है, सप्लायर 2 से खरीदा है, तो हम इसको यहाँ से सप्लायर के बजाय सिंपली अपना पेबल कह देते हैं, ताकि अगर 2 सप्लायर्स भी हों तो वो इस पेबल में क्लब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसमें 2,500 की चीजें खरीद ली हैं। 14,500 राइट, 30, 40, 45, 500। 44,500 हमारे पास हो गया जी। ठीक है, 44,500। अब ये हो गया जी 78,500 हमारे पास। ठीक है, 78,500, 78,500। और यहाँ पे डेफिनेटली हमने जब 2,515, ये हमारे पास ये भी 78,500। इक्वेशन आपके हमेशा, इससे हमने ये क्या इंटरप्रेट, हमारी इंटरप्रिटेशन ये रही कि इक्वेशन आपकी हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, बैलेंस्ड, आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। अच्छा जी, अब मजे की बात यह है कि अगर मैं आपको इस तरह की इक्वेशन बना के दूं, ये जो पूरी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड की है, आपने इनको नरेटिव फॉर्म में लिखनी है, यानी इसका रिवर्स वर्क करना है। आपने क्या करना है, आपने इस एक एक ट्रांजेक्शन को पकड़ते जाना है और इंटरप्रेट करते जाना है कि ये नरेटिव फॉर्म में क्या बनी। बैंक कम हो रहा है, इक्विटी आ रही है, बैंक बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है, लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही है। इस तरह से आपने ये दोनों चीजें आपकी बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन किस तरह से आनी है और किस तरह से आपने रिकॉर्ड करनी है इक्वेशन फॉर्म के अंदर और इक्वेशन फॉर्म से नरेटिव फॉर्म के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। और कोई क्वेश्चंस हो तो आपने मुझे ईमेल ईमेल कमेंट दोनों तरह से आपने मुझे बताना है आपके क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।